गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन जो पढ़ रहे थे टॉपिक कल अपन ने स्टार्ट किया था नाभिकीय फिजिक्स के बारे में, नाभिकीय भौतिकी के बारे में। ठीक है, उसके अंदर फिर आपको मैंने लास्ट में समझाया था द्रव्यमान क्षति। अब होता है जब भी किसी नाभिक का निर्माण होता है तो नाभिक का निर्माण होता है तो उसकी ऊर्जा कुछ नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पहले सारे न्यूक्लियन दूर दूर थे, उसकी निकाय की ऊर्जा क्या होती? जीरो। जब इसको पास लेके आए, बंधित अवस्था में कर दिया तो यहाँ पे इसकी ऊर्जा ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच कौन सा बल लग रहा होता है? आकर्षण बल। क्योंकि आपस संपर्क में आ गए, अच्छे से आकर्षण बल के रूप में संपर्क में आ गए, नाभिकीय आकर्षण बल के रूप में। और जब भी आकर्षण बल होता है तो उस समय कुल ऊर्जा नेगेटिव के रूप में होती है, अर्थात पहले ऊर्जा जीरो थी, अब नेगेटिव हो गई है। इसका मतलब यहाँ से ऊर्जा निकल गई। ठीक है, द्रव्यमान के रूप में ऊर्जा यहाँ से निकल गई है, अर्थात इस नाभिक का द्रव्यमान कुछ कम हो गया है। इसी अंतर को हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। ठीक है, ठीक है। अच्छा, द्रव्यमान क्षति। अब देखिए यहाँ पे इसमें इस नाभिक का निर्माण अपन ने कर लिया है। अब यहाँ पे इसके नाभिक से न्यूक्लियस को वापस हमें जुदा करना है, सबको अलग अलग करना है। तो उस केस में हमें यहाँ पे ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि सबको अलग अलग करेंगे तो ऊर्जा वापस जीरो करनी पड़ेगी। तो पहले ऊर्जा नेगेटिव हो गई थी, ठीक है, संबंधित अवस्था में ऊर्जा नेगेटिव थी, इसको नेगेटिव ऊर्जा को वापस जीरो करना है। तो जितनी ऊर्जा यहाँ पे नेगेटिव है उतना ही धनात्मक मान हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा ऊर्जा का। ठीक है, तो सारे ऊर्जा टोटल ऊर्जा जीरो जाएगी और सारे न्यूक्लियस अलग अलग हो जाएंगे। तो जितनी ऊर्जा हमें यहाँ पे देनी पड़ रही है न्यूक्लियस को अलग अलग करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो यही हम टॉपिक देखने आ रहे हैं आज, बंधन ऊर्जा के बारे में। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, बीई, बाइंडिंग एनर्जी, इसके बारे में पढ़ेंगे बंधन ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी क्या है आपको बताया मैंने कि देखिए नाभिक से सभी न्यूक्लियॉन्स, नाभिक से सभी न्यूक्लियॉन्स को मुक्त करने के लिए, मुक्त करने हेतु मतलब अलग अलग करने हेतु आवश्यक ऊर्जा, ठीक है, को बी कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। क्या मतलब उसका? देखिए जैसे बच्चों ये कोई नाभिक है, ये कोई बच्चों नाभिक है, ठीक है, पूरा नाभिक है, इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं। अब यहां से आपने इसको ऊर्जा दी, ठीक है, ऊर्जा देंगे इसको अपन, ऊर्जा, इसको बच्चों अपन ऊर्जा देंगे, तो ऊर्जा देंगे तो ये इसका द्रव्यमान थोड़ा बढ़ जाएगा, तो द्रव्यमान थोड़ा बढ़ जाएगा और ये किसमें चेंज हो जाएगा? इस प्रकार से न्यूक्लियॉन्स में। ठीक है, ये न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मतलब सारे नाभिक के न्यूक्लियॉन्स से अलग अलग हो गए, ठीक है, और इसका द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ गया है। अब बच्चों फिर आपने को कल समझा था इन न्यूक्लियॉन्स को फिर मर्ज कर दें तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ऊर्जा यहाँ पे मतलब सॉरी ऊर्जा मुक्त होगी, इसको मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे आपस, तो यहाँ पे द्रव्यमान में क्या होगी? कमी, और ऊर्जा से मुक्त होगी। ठीक है, ऊर्जा मुक्त होगी और द्रव्यमान यहाँ पे क्या बच्चों? बढ़ जाएगा, द्रव्यमान सॉरी घट जाएगा, ऊर्जा मुक्त होगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इसको जितनी ऊर्जा हम दे रहे हैं वो किसके बराबर है? बाइंडिंग एनर्जी के बराबर। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी का मान क्या होता है? बीई बराबर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, फिर जितनी ऊर्जा यहाँ से मुक्त हुई थी बच्चों, जितनी ऊर्जा यहाँ से मुक्त हुई थी ये नाभिक के निर्माण के समय, नाभिक से वापस न्यूक्लियॉन के रूप में चेंज करना है तो उतनी ही ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एम का मान किलोग्राम में रख दो, सी का मान रख दोगे मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ से जूल के रूप में आंसर आ जाएगा। और सही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें तो हम ऐसे लिखते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब को अगर हम एम में रखेंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये अपन देखा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, वही फॉर्मूला जो अपन ने कल लिखा था, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला वही यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर या कहते हैं डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब उसका फिर नेक्स्ट पॉइंट समझाऊंगा बच्चों में, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। ठीक है, प्रति न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी।
इसको हम बी बार से निरूपित करते हैं, प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी को। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, देखिए यहाँ पे इतने सारे न्यूक्लियंस को आपने यहाँ पे नाभिक से मुक्त किया, जो कुल ऊर्जा दी वो कितनी थी, बी। अगर एक न्यूक्लियन को मुक्त करने के लिए औसत ऊर्जा निकाली जाए तो क्या करेंगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी में किसका भाग लगा देंगे, न्यूक्लियंस की संख्या को। जैसे मान लो यहाँ पे बच्चों 100 न्यूक्लियंस थे, इन सबको आपने अलग अलग किया तो टोटल ऊर्जा मान लो 1000 देनी पड़ी। 100 न्यूक्लियंस को जुदा करने के लिए टोटल 1000 ऊर्जा देनी पड़ी, तो एक न्यूक्लियन को जुदा करने के लिए औसत ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1000/100 मतलब 10। तो इस 10 को फिर हम क्या बोलेंगे, बी बार। ठीक है, मतलब औसतन ऊर्जा एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है, देखिए एक न्यूक्लियन को मुक्त करने के लिए, ठीक है, एक न्यूक्लियन को मुक्त करने के लिए औसत ऊर्जा, एक न्यूक्लियन को मुक्त करने हेतु आवश्यक औसत ठीक है, आवश्यक औसत ऊर्जा, ठीक है, को बी बार कहते हैं। तो यहाँ पे बी बार का मान क्या हो जाएगा, बी बार इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी बटा न्यूक्लियंस की संख्या। मीन्स इसलिए बच्चों बी बार का जो मान आएगा, बी बार बराबर क्या आएगा, बी बार इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी बटा ए। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी बटा ए ये आ जाएगा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान, बी बार बटा ए। ठीक है, अब तो यहाँ पे ये जो अपन निकाली बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन, ये बताती है नाभिक के स्थायित्व को दर्शाती है। ठीक है, क्या मतलब देखो चौग्राम में यहाँ बी बार है, बी बार का मान है, एक स्टार पॉइंट के रूप में समझे, बी बार नाभिक के स्थायित्व का मापक है, नाभिक के स्थायित्व को दर्शाती है। मतलब बच्चों क्या मतलब है कि यदि बच्चों बी बार इक्वल टू उच्च, तो स्थायित्व बराबर उच्च, तो नाभिक बच्चों क्या होगा, उच्च स्थायी होगा, ये मतलब इसका। ठीक है, तो यहाँ पे नाभिक के स्थायित्व को हम बच्चों बंधन ऊर्जा से नहीं दर्शाते, किसे दर्शाते हैं, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन से दर्शाते हैं। ठीक है, कैसे दर्शाते हैं, चलो उसके लिए आप छोटा सा एक एग्जांपल आपको दूं मैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए बच्चों, दो परिवार हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, दो फैमिली हैं, एक ए और एक बी है। फैमिली ए में यहाँ बच्चों, यहाँ पे एक तो मदर और एक फादर, और इसमें मदर फादर और इसमें एक चाइल्ड है। ठीक है, एक चाइल्ड है, और यहाँ पे इसमें मदर फादर और एक चाइल्ड है। जबकि बी फैमिली में यहाँ पे एक मदर फादर और यहाँ बच्चों इसमें मान लीजिए 3 चाइल्ड हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इसमें फादर की जो इनकम है, इस बच्चों फादर की जो इनकम है ये है मान लीजिए 900 रुपीज पर डे। यहाँ पे इनके फादर की जो इनकम है 900 रुपीज पर डे है। और जबकि यहाँ पे इसमें जो फादर है, इस फादर की इनकम है यहाँ पे 1000 रुपीज पर डे, 1000 रुपीज पर डे। तो हम यूँ देखें बच्चों कि दोनों में से ज्यादा हैप्पी फैमिली कौन सी होनी चाहिए, ज्यादा सुखी परिवार कौन होना चाहिए, ये इसके पास यहाँ पे इसके फादर डेली 1000 रुपीज कमा रहे हैं। ठीक है, जबकि यहाँ तो ओनली 900 रुपीज कमा रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि ये वाली फैमिली ज्यादा हैप्पी होनी चाहिए क्योंकि इनके फादर की पर डे इनकम ज्यादा है। ठीक है, बट अगर यूँ सोचें अपन कि एक्चुअल में देखिए यहाँ पे इसमें कितने मेंबर हैं, तीन मेंबर हैं, 900 रुपए पर डे कमाए। ठीक है, तो एक मेंबर पे हम औसतन कितना खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर मेंबर पे हम कितना खर्चा कर सकते हैं, आराम से 300, इस पे भी 300 आराम से प्रति पर्सन। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति पर हम 300 रुपए खर्च कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे अपन देखें, यहाँ पे 1000 रुपए और ये कितने पर्सन है, 5। ठीक है, टोटल 5 है, तो प्रति व्यक्ति पे कितना खर्चा होगा कर सकते हैं यहाँ पे, केवल 200 रुपए। ठीक है, क्योंकि 5 में डिवाइड कर दो उसको। ठीक है, तो टोटल हम देखते हैं यहाँ पे प्रति व्यक्ति 200 रुपए ही खर्च कर सकते हैं।
तो अब सोचिए कि यहाँ पे प्रति व्यक्ति पे 300 रुपए खर्च किया जा सकता है, यहाँ पे प्रति व्यक्ति पे 200 रुपए खर्च किया सकता है। तो बताइए ज्यादा हैप्पी फैमिली कौन सी हुई, ये वाली, क्योंकि प्रति व्यक्ति पे 300 रुपए आराम से खर्च कर सकते हैं, यहाँ पे केवल 200 रुपए ही। तो इसलिए हम कहते हैं बच्चों कि यहाँ पे ज्यादा हैप्पी फैमिली कौन सी हुई है। तो टोटल इनकम के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं करना, हमें डिसाइड करना है प्रति व्यक्ति पे कितना खर्च अपन कर सकते हैं। तो वही चीज अपन यहाँ पे समझा रहे हैं कि यहाँ पे जो नाभिक का स्थायित्व है, नाभिक का स्थायित्व हम कुल बंधन ऊर्जा से नहीं दर्शाएंगे, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी है उससे दर्शाते हैं नाभिक का स्थायित्व। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे तभी तो हम कहते हैं, सुना होगा आपने, छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, तो यही चीज अपन देखते हैं कि यहाँ पे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ही दर्शाती है नाभिक के स्थायित्व को। बात पल्ले पड़ी। तो इस प्रकार से अपन ने ये चीज देखी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से नाभिक के स्थायित्व को दर्शाया जाता है। ठीक है, अब बच्चों अलग अलग नाभिकों के लिए, अब अलग अलग नाभिकों प्रकार के नाभिकों के लिए किस प्रकार से बंधन ऊर्जा का मान परिवर्तित होता है, अलग अलग नाभिकों के लिए किस प्रकार से बंधन ऊर्जा और ए में ग्राफ प्राप्त होता है, तो वो चीज अपन देखते हैं। तो चलो यहाँ पे हम देखें बंधन ऊर्जा ग्राफ। ठीक है, थ्योरेटिकल से पहले बना दिया, समझाता हूँ मैं। बंधन ऊर्जा ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी मतलब बी बार प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा व नाभिक की द्रव्यमान संख्या के मध्य अपन ग्राफ बनाए तो इस प्रकार से प्राप्त होता है। मतलब अलग अलग नाभिकों के लिए जिनकी द्रव्यमान संख्या ए है और उसका बी बार के साथ ग्राफ कुछ हमें इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, इसे बोलते हैं बंधन ऊर्जा ग्राफ। ठीक है, ये बी बार मेगा इलेक्ट्रॉन प्रति न्यूक्लियन के रूप में ली गई है और ये द्रव्यमान संख्या ही सही। तो चलो ये ग्राफ में प्राप्त होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखना है, प्रैक्टिकल ग्राफ है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस ग्राफ के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या प्राप्त हुई, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछा जाती है हमसे। देखो पहला क्या है, तो यहाँ पे ग्राफ स्टार्टिंग में कैसा मिला, जिगजैग। ठीक है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, स्टार्टिंग में इस प्रकार से ये मिलता है। फिर बाद में थोड़ी देर बाद फिर हमें ग्राफ स्मूथली एक स्मूथ रूप से, ठीक है, पहले बढ़ता है फिर घटता हुआ प्राप्त होता है। मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा घट रहा बढ़ रहा है, लेकिन बाद में हम देखते हैं ग्राफ फिर बढ़ता है, फिर बढ़ने के बाद फिर अधिकतम मान Fe के लिए इसका बी बार का मान उच्च होता है, अर्थात प्रकृति में सबसे ज्यादा स्थायित्व नाभिक कौन सा है, आयरन का। उसके बाद फिर ये घटना स्टार्ट हो जाता है इस प्रकार से ग्राफ। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे अपन देखें Fe के लिए बी बार कितना है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन होता है Fe के लिए। अब यहाँ से 50 से लेकर 150 के मध्य, यहाँ पे हम देखें यहाँ इस बिंदु से 50 से 150 के मध्य, ठीक है, ये जो मान है बी बार का मान काफी उच्च होता है, लगभग आप यूं कहते हैं कि लगभग 8.5 से बड़ा होता है। ठीक है, 8.5 से बड़ा होता है 50 से 150 के मध्य वाले नाभिकों के लिए। ठीक है, अर्थात नाभिक के लिए बी बार काफी उच्च है, मोर देन 8.5 है, अर्थात उच्च स्थायी होते हैं। ठीक है, और इससे छोटे वाले नाभिकों के लिए बच्चों यहाँ पे ए का मान मतलब बी बार का मान कम होता है, और बड़े वाले नाभिकों के लिए भी 150 से बड़े वाले नाभिकों के लिए भी बी बार का मान कम होता है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ बच्चों अपन जानते हैं हर नाभिक में, हर इंसान में, हर वस्तु में अपने स्थायित्व को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, अपने स्थायित्व को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इसलिए हम देख रहे हैं छोटे वाले नाभिक कैसे ये भी कम स्थायी हैं। ठीक है, अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए अर्थात इस परास में आने के लिए छोटे नाभिक जुड़ना चाहेंगे ताकि उनका एक 50 से 150 बीच आ जाए, और जुड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं, संलयन। जुड़ने की प्रक्रिया को संलयन बोलते हैं, अर्थात 50 से छोटे वाले नाभिक क्या दर्शाते हैं, संलयन। और 150 से बड़े वाले नाभिक इस रेंज में आने के लिए अपने आप को तोड़ना चाहेंगे, अर्थात आराम से टूट सकते हैं। ठीक है, तो बड़े नाभिक क्या दर्शाते हैं, विखंडन प्रवृत्ति। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है ए बराबर 50 से 150 के मध्य वाले नाभिक उच्च स्थायी होते हैं, अतः अपने स्थायित्व को बढ़ाने हेतु छोटे वाले नाभिक संलयन प्रवृत्ति दर्शाते हैं और बड़े नाभिक विखंडन प्रवृत्ति दर्शाते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। और दूसरा बच्चों यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पॉइंट देखा है, यहाँ पे देख रहे हैं ग्राफ पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो इससे अपन देखें हीलियम का जो बी बार है अपने अड़ोसी और पड़ोसी से ज्यादा है। ऐसे बी का मान भी यहाँ पे बी के लिए भी बी बार का मान अड़ोसी और पड़ोसी से ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देखें जो छोटे नाभिक होते हैं जिनके ए का मान 4 का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब के लिए ए का मान 4 का पूर्ण गुणज है। ठीक है, 4 के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जैसे हीलियम का 4 हो गया या 8 हो गया या 12 हो गया या 16 हो गया, तो सब 4 के पूर्ण रूप में के लिए बी बार का मान अपने दोनों पड़ोसियों से ज्यादा होता है। ये तो मैंने ये चीज दिखाई है, ऐसे 4-5 तिकोने मिल होते हैं, एक और 2 चीज दिखा दी, ऐसे शुरू में 4-5 बन रहे होते हैं। तो क्या मतलब है, जिनका 4 का पूर्ण गुणज का मान वो अपने उनके लिए बी बार का मान दोनों पड़ोसियों से ज्यादा हो रहा था, लेफ्ट और राइट वाले से। ठीक है, तो ये चीज अपने बोली बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट के रूप में। ठीक है, अब बच्चों इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं।
तो एक बच्चों यहाँ पे इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें पहले तो, ठीक है। आपसे कहा इसमें ऑक्सीजन 816 के नाभिक का प्रेक्षित द्रव्यमान 15.9956 यूए, तो डेल्टा एम बाइंडिंग एनर्जी एंड बी बार का मान बताना है। यहाँ बताया गया कि मास ऑफ प्रोटॉन इतना है एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना ही आपको बता रखा है, ठीक है। तो जो पहले निकालें डेल्टा एम, तो डेल्टा एम का अपन ने क्या लिखा था फॉर्मूला, देखिए सॉल्यूशन डेल्टा एम बराबर, ये लिखा था अपन ने डेल्टा एम बराबर मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस होता है, मींस जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये लिखा था। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करें अपन, देखिए जेड यहाँ पे कितना है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना बच्चा यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन का मान 1.007 ये दे रखा है। फिर प्लस ए माइनस जेड करें तो 16 माइनस 8 एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना बच्चों 1.008, ठीक है। फिर यहाँ पे मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ये दे रखा है 15.9956, ठीक है। तो जो ये इसको सॉल्व कर लें तो उसको सॉल्व करने पे 0.1244 यू ये आपको प्राप्त होता है एएमयू के अंदर, 0.1244 एएमयू, ठीक है। ये आ गया डेल्टा एम का मान। अब जो हमसे पूछा है बाइंडिंग एनर्जी निकालनी क्या होगी, अब निकालें। देखो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम प्राप्त हो गया एएमयू के अंदर, फिर 931 से गुणा कर दो उसको। हम जानते हैं डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो 0.1244 को 931 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा कर देने पर ये जो मान बन जाता है, ये वाला मान बन जाता है 115.81 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 115.81 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया बाइंडिंग एनर्जी का मान। अब क्या पूछा आपसे बच्चों, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बी बार पूछा गया है, तो बी बार का मान कैसे निकाल लेंगे, बी बार बराबर बीई बटा ए कर दो, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन निकाल लेंगे तो बीई का मान तो निकाला अपन ने 115.81 बटा ए कितना यहाँ पे 16 है, तो 16 का भाग लगा देंगे तो लगभग 7.2 आ जाएगा, 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन, ठीक है। 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन यह जाएगा मान इसका बी बार का मान, ठीक है। तो इससे अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए अपन यहाँ पे इसके अंदर जो चैप्टर में पढ़ेंगे मेनली नाभिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी नाभिक अभिक्रिया में या तो ऊर्जा मुक्त होगी या ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्या होती है, तो ये अपन देखेंगे बच्चों। देखो कोई भी नाभिक की अभिक्रिया बच्चों अपनी प्रवृत्ति के अनुसार हो रही है, तो उस केस में हमें हमेशा ऊर्जा मुक्त होती हुई प्राप्त होती है आराम से। जैसे बच्चों आपको पता है छोटे नाभिक संलयन दर्शाते हैं, बड़े नाभिक विखंडन। तो छोटे नाभिकों का आप संलयन कराओगे तो आराम से ऊर्जा मुक्त होगी, या बड़े नाभिकों का विखंडन कराओगे तो आराम से ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। तो जबरदस्ती बच्चों अगर अपन छोटे नाभिकों का विखंडन कराना चाहें या बड़े नाभिकों का संलयन कराना चाहें तो उसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, हमें देनी पड़ती है, ठीक है। ऊर्जा देनी पड़ती है। तो क्या मतलब है कि कब ऊर्जा मुक्त होगी, कोई अभिक्रिया आपको दे रखी हो तो कैसे पहचाने, देखिए। और कितनी ऊर्जा मुक्त होगी वो भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ समझो तो स्टार बॉन्ड ग्रुप में किसी नाभिक की अभिक्रिया में ऊर्जा, ठीक है, किसी नाभिक की अभिक्रिया में ऊर्जा कैपिटल क्यू, यहाँ बच्चों ऊर्जा को अपन अब कैपिटल क्यू लिखेंगे, जिसे क्यू वैल्यू भी बोलते हैं। नाभिक अभिक्रिया में ऊर्जा कैपिटल क्यू मुक्त होगी यदि, ठीक है, ऊर्जा कैपिटल क्यू मुक्त होगी किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में यदि देखिए। अब जो पहला पॉइंट यहाँ देखिए, फर्स्ट पॉइंट अपन समझे, यदि बच्चों द्रव्यमान जो है अभिक्रिया में LHS का द्रव्यमान ज्यादा है RHS की तुलना में, ठीक है, मतलब मास किधर ज्यादा है, LHS में, ठीक है। लेफ्ट साइड में मास ज्यादा है, राइट साइड मास कम है, ठीक है। लेफ्ट साइड मास ज्यादा है, राइट साइड मास कम है, तो राइट साइड में जो मास कम है वो किसके रूप में प्रकट हो चुका है, ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, अर्थात ऊर्जा मुक्त हुई है, ठीक है। हम देखेंगे जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान
MLHS इज ग्रेटर देन होना चाहिए MRHS। ठीक है, द्रव्यमान MLHS ग्रेटर देन द्रव्यमान MRHS होना चाहिए। और यहाँ बच्चों की जो Q वैल्यू है, यहाँ पे इसमें जो मान आएगा Q वैल्यू का मान कितना आएगा, वैल्यू Q इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे बच्चों, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर करके, जो मास डिफरेंस है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर का यूज कर लेंगे, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। या हम बोलते हैं डेल्टा M को गुणा कर दो 931 से, तो ये रिजल्ट डायरेक्ट ही किसमें आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका उपयोग करोगे तो जूल में आएगा, जहाँ पे डेल्टा M आपको किलोग्राम में रखना है। इसका उपयोग करोगे डेल्टा M को AMU में रखते हुए, तो डायरेक्ट रिजल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये तो फर्स्ट पॉइंट अगर द्रव्यमान के अनुसार सोचें। ऐसे ही अगर आपको द्रव्यमान के बारे में जानकारी नहीं दे रखी, बंधन ऊर्जा के बारे में जानकारी दे रखी है, तो यहाँ पे देखिए बाइंडिंग एनर्जी जो है BeLHS, इसका मान कम होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी RHS का मान होना चाहिए ज्यादा। मतलब बच्चों द्रव्यमान तो लेफ्ट हैंड साइड का ज्यादा हो और बाइंडिंग एनर्जी राइट हैंड साइड की ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तभी यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है। और बच्चों यहाँ पे अगर अपन निकालें कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, यहाँ वैल्यू Q का मान निकालें, वैल्यू Q बराबर यह निकालना बच्चों उसके डिफरेंस से, मतलब बाइंडिंग एनर्जी RHS में से बाइंडिंग एनर्जी LHS को माइनस करना है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी RHS माइनस बाइंडिंग एनर्जी LHS। जहाँ बच्चों इसमें देखिए, अच्छा यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं डेल्टा M क्या चीज है, देखो यहाँ पे इस जगह, यहाँ पे हम देखें पहले तो इस जगह डेल्टा M क्या है, यहाँ डेल्टा M बराबर, डेल्टा M क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो इनका डिफरेंस है MLHS माइनस MRHS ये है। ठीक है, डेल्टा M यहाँ नोट करना, भूल के लिखना। तो यहाँ पे जो डेल्टा M क्या चीज है बच्चों, मास ऑफ LHS माइनस मास ऑफ RHS। और बच्चों यहाँ पे इस जगह, यहाँ देखें अपन इस स्थान पे, इसकी बात करूँ मैं बाइंडिंग एनर्जी, क्यों बच्चों यहाँ पे आपको देखिए प्राय आपको जो बाइंडिंग एनर्जी का मान ना देके प्राय आपको B बार का मान दिया गया होता है, B बार का मान दिया गया होता है। तो उससे बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, अपन जानते हैं B बार बराबर होता है BE बटा A, तो BE बराबर क्या हो जाएगा, BE बराबर A इंटू B बार। ठीक है, तो बच्चों हम कहते हैं यहाँ जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी को क्या लिखेंगे, बराबर A इंटू B बार के रूप में। ठीक है, ये लिख लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे द्रव्यमान का मान डेल्टा M का मान MLHS माइनस MRHS रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये चीज बनेगी। अब बच्चों देखो एक नोट के रूप में समझे, नोट के रूप में यदि Q बराबर पॉजिटिव, यदि Q बराबर पॉजिटिव मतलब Q का मान धनात्मक प्राप्त होता है, तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो अभिक्रिया कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभिक्रिया कैसे कुछ एक्सोथर्मिक होगी रिएक्शन। और अगर Q नेगेटिव है तो ये होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है फिर ये। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, देखना हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एक तो ऊष्माशोषी होती है, एक ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, हिंदी आप चेक कर लेना। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक Q नेगेटिव है तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये चीज बनेगी। अब तो इस पे बेस्ड हम 4-5 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, काफी अच्छे इस पे देखिए, तो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये सोल्व कर रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए आपसे कह रहा हूँ यहाँ पे इसमें एक नाभिक की भट्टी में यूरेनियम 235 के 1 ग्राम का विखंडन धीमे न्यूट्रॉन के द्वारा 24 घंटे में निम्न अभिक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। मतलब टोटल हमारे पास 1 ग्राम यूरेनियम है, इसका पूरा विखंडन होने में, 1 ग्राम का पूरा विखंडन होने में 24 घंटे लगते हैं, और इस अभिक्रिया द्वारा विखंडन हो रहा होता है। मतलब यूरेनियम 235 पे स्लो न्यूट्रॉन धीमे न्यूट्रॉन की टक्कर कराते हैं। मतलब एक यूरेनियम का 1 ग्राम सैंपल लिया, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन टक्कर कराई, तो जिस नाभिक से टकराएगा, ठीक है, उसका विखंडन इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पे बेरियम और क्रिप्टॉन के ऊपर टूट जाएगा, यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन टूट जाएगा, और साथ में हमें 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे, और 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे बच्चों, साथ में यहाँ पे Q ऊर्जा भी मुक्त होगी। यहाँ बच्चों इसमें Q ऊर्जा यहाँ पे मुक्त होगी ऊष्मा के रूप में, और कितनी ऊर्जा मुक्त होगी ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे इसके मास दे रखे हैं सबके, न्यूट्रॉन का मास, यूरेनियम का मास, क्रिप्टॉन का, बेरियम का मास ये दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पे हमें
ऊर्जा Q का मान ज्ञात करना है, Q वैल्यू ज्ञात करनी है। तो Q वैल्यू के दो तरीके थे ज्ञात करने के, एक तो ये तरीका था, ठीक है, और एक ये तरीका था। तो जो दोनों में से कौन सा काम मिलेंगे, ये वाला, क्योंकि हमें यहाँ पे द्रव्यमान की जानकारी दे रखी है। हमें बंधन ऊर्जा या बी बार की जानकारी दे रखी होती तो ये लगाते, द्रव्यमान की जानकारी दे रखी है तो इसकी सहायता का उपयोग करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन अपन समझे इसका। देखिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेल टाइम, द्रव्यमान क्षति निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमने डेल टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए डेल टाइम बराबर एम एल एच एस माइनस एम आर एच एस का उपयोग करेंगे, एम एल एच एस माइनस एम आर एच एस, ठीक है। तो मास लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इस समीकरण में कौन है बच्चों, एक तो यूरेनियम है और एक न्यूट्रॉन है, मींस मास ऑफ यूरेनियम प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। फिर राइट हैंड साइड पे कौन है बच्चों, बेरियम है, मास ऑफ बेरियम प्लस मास ऑफ क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन है, 3 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ये चीज। अब तो इनके मास अपन रख दें, सारे मास आपको दे रखे हैं, यहाँ सारे मास दे रखे हैं। यूरेनियम का मास कितना है 235, ये मैं सबके मान यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, इसका मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे। तो इन सबको सॉल्व करने पे जो मान प्राप्त होता है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इन सबको सॉल्व करने जीरो मान आता है 0.2 के समथिंग होता है, मतलब मान लगभग ये मान होता है 0.2153 के समथिंग, 0.2153 U, ये मान आएगा। इसको सॉल्व करोगे, ये सारे मान रख दोगे, मास ऑफ यूरेनियम, न्यूट्रॉन, बेरियम, क्रिप्टॉन, ये रख दोगे सारे मान, तो सॉल्व करने पाता है 0.2153 U, ठीक है। अब तो ये तो अपन ने निकाल लिया डेल टाइम का मान, तो इससे बाइंडिंग एनर्जी निकालने क्या होगी, यह अभी हम केवल एक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, एक अभिक्रिया में इतना द्रव्यमान क्षति है, इसलिए एक अभिक्रिया में, या कहते हैं एक विखंडन में उत्पन्न क्यू कहते हैं या ई ईच कहते हैं, एक ही बात है। ई ईच कितना है बच्चों यहाँ पे, क्यू का मान, एक विखंडन उत्पन्न ऊर्जा क्यू बराबर डेल टाइम इंटू सी स्क्वायर, यहाँ पे डेल टाइम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे डेल टाइम तो कितना है, ये निकाला अपन ने 0.2153, इसको 931 से गुणा कर दें तो बन जाता है बच्चों ये लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखिए बार बार आ रहा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ये एक फैक्ट है, यूरेनियम के विखंडन में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मुक्त होती है, हमें याद भी रखना है, ठीक है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी के लिए पहले देखें इसमें 1 ग्राम में नाभिक कितने होंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 ग्राम में नाभिकों की संख्या, तो देखो यहाँ पे 1 ग्राम में 1 ग्राम में नाभिकों की संख्या, 1 ग्राम में नाभिकों की संख्या, फिर सबका विखंडन करना पर पता चले नाभिक की संख्या कितनी है। तो जो मोल कॉन्सेप्ट आता है आपको, एन बराबर कैसे निकालते हैं, एम इंटू एन ए इंटू एम बटा एम डब्ल्यू, ये करते हैं। तो एन ए तो पता ही आपको 6 गुणा 10 की घात 23 होता है, 6 गुणा 10 की घात 23, ठीक है। एम का मान 1 ग्राम, एम डब्ल्यू का मान 235, ठीक है। यहाँ पे एम का मान 1 ग्राम, एम डब्ल्यू 235, एन ए का मान 6 गुणा 10 की घात 23, ये अपन रख दिया। तो यहाँ पे 1 ग्राम में जो कुल नाभिक आपको प्राप्त हुए, ठीक है, कुल नाभिकों की संख्या जो प्राप्त होगी ये प्राप्त हो जाएगा, इसका मान गुणा करके निकाल लेंगे 2.56 गुणा 10 की घात 21, ये आते हैं 2.56 गुणा 10 की घात 21, नाभिकों की संख्या, इसको भाग लगाएंगे तो 2.56 गुणा 10 की घात 21 ये मान प्राप्त होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसलिए कुल ऊर्जा निकालें, कुल उत्पन्न ऊर्जा, इसलिए बच्चों कुल उत्पन्न ऊर्जा निकालें तो ई टोटल बराबर क्या होता है बच्चों, एन इंटू ई ईच, ठीक है, एन इंटू ई ईच कर दो या एन इंटू क्यू कर दो, एक ही बात है। प्रत्येक अभिक्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त हुई है, क्यू, मतलब एन इंटू क्यू कर देंगे, तो यहाँ से एन इंटू क्यू, एन का मान तो अपन निकाला 2.56, यही सही, 2.56 गुणा 10 की घात 21, और Q का मान कितना बच्चों यहाँ पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गुणा कर दिया
तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा मान, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5.12, ठीक है, 5.12 गुणा 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.12 गुणा 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इतनी यहाँ पे बच्चों टोटल ऊर्जा मुक्त होगी 5.12 गुणा 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ बच्चों आप सोचे कि 24 घंटे यहाँ पे दिया है, इसका तो आपने उपयोग किया ही नहीं 24 घंटे का। देखिए कुल ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसके अंदर समय का कोई उपयोग नहीं होता। हाँ, समय का उपयोग कब होता, अगर आपसे पूछा शक्ति ज्ञात करो, उत्पन्न शक्ति क्या होगी, तो यहाँ से हम देखते हैं उत्पन्न शक्ति भी निकाल सकते हैं एक नोट के रूप में। अगर अपन देखें, हमसे पूछ लेता है, वैसे पूछा नहीं है यहाँ पे, तो भी समझा दूंगा आपको एक नोट के रूप में। कुल उत्पन्न शक्ति पूछ ले, यहाँ कुल उत्पन्न शक्ति, ठीक है, कुल उत्पन्न शक्ति मतलब किस दर से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो शक्ति P कैसे निकालते हैं, P बराबर E टोटल अपॉन टाइम, ठीक है, कुल ऊर्जा बटा समय, इसकी सहायता निकाल सकते हैं कुल शक्ति। ठीक है, और ये कुल उत्पन्न शक्ति कौन सी बच्चों, ऊष्मीय शक्ति है, ये ऊष्मीय शक्ति है, ये ऊष्मीय शक्ति। कुल उत्पन्न ऊष्मीय शक्ति, उत्पन्न शक्ति मतलब ऊष्मा के रूप में शक्ति उत्पन्न हो रही है, P बराबर E टोटल अपॉन टाइम। और जो E टोटल जो माना है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको किस में चेंज कर लो, जूल के रूप में, इसको जूल के रूप में चेंज करना पड़ेगा। और टाइम आपको 24 घंटे दे रखा है, उसको आपको सेकंड के रूप में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो शक्ति प्राप्त होगी वो वाट में प्राप्त होगी, अर्थात शक्ति आगे वाट लग जाएगी, मतलब ये शक्ति आपको वाट में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन समझे। ठीक है, चलो और क्वेश्चन समझाऊँ आपको इस पे। तो चलो यहाँ पे ये और क्वेश्चन सॉल्व करें इसमें। तो क्वेश्चन कह आपसे कि निम्न नाभिकीय अभिक्रिया में Q बराबर क्वेश्चन मार्क यदि 1s2 मतलब ड्यूटेरियम के लिए B बार का मान 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 2 हीलियम 4, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये हीलियम नाभिक है, मतलब अल्फा पार्टिकल है, अल्फा कण के लिए B बार का मान 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखिए ये अभिक्रिया दे रखी है, मतलब 1s2 प्लस 1s2 मतलब 2 ड्यूटेरियम मिलकर एक अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। तो कितनी ऊर्जा यहाँ पे मुक्त होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो चलो देखो यहाँ पे आपको इसमें बाइंडिंग एनर्जी के मान B बार के मान दे रखे हैं, तो इसलिए अपन यहाँ पे किसकी सहायता लेंगे, बाइंडिंग एनर्जी RHS माइनस बाइंडिंग एनर्जी LHS की। तो देखिए चलो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या करें, पहले अपन बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं LHS, बाइंडिंग एनर्जी LHS निकालें। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए ये 1s2 एंड 1s2 आपको दे रखा है, तो इसके लिए B बार का मान कितना है 1.1, इसमें कितने न्यूक्लियन है, 2 न्यूक्लियन है, तो 2 × 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया मैंने, प्लस इसके अंदर भी 2 न्यूक्लियन है, तो 2 × 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, तो कितना होगा इसका मान 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे निकालें बाइंडिंग एनर्जी RHS राइट हैंड साइड के लिए। तो जो राइट हैंड साइड पे ये एक हीलियम नाभिक है, ठीक है, जिसके लिए B बार 7.0, इसमें 4 न्यूक्लियन है, तो 4 × करेंगे 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे, अपन जानते हो जो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, A × B बार करके, तो A × B बार कर दिया मैंने, तो कितना जाएगा ये 28.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे यहाँ में निकालना है Q का मान। तो Q समझाया था कौन है, बाइंडिंग एनर्जी RHS में से बाइंडिंग एनर्जी LHS को माइनस करना है, तो यहाँ से 28.0 में से माइनस करेंगे 4.4, तो जाएगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आंसर आ गया। बात पल्ले पड़ी। चलो अगला क्वेश्चन देखें, आपसे कह रहा है कि निम्न ग्राफ अनुसार किस नाभिकीय अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होगी, अर्थात Q का मान पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, मतलब कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमें चेक करना है। ठीक है, ये 5 ऑप्शन दिखा रखे हैं, कौन कौन से एक्सोथर्मिक है वो हमें चेक करना है। तो चलो यहाँ पे इसमें कहीं पे भी ना तो B बार का मान दे रखा है, ना बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, ना द्रव्यमान दे रखा है, कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो अब कुछ भी नहीं दिया तो फिर अपन क्या चेक करें, Q पॉजिटिव होगा नेगेटिव, इसको चेक करते फिर अपन अंदाजे से। कैसे बच्चों, देखिए अगर यहाँ पे उत्पाद नाभिक है, तो हम जानते हैं, आपको बताया थोड़ी देर पहले मैंने कि अभिक्रिया की प्रवृत्ति, मतलब किसी भी अभिक्रिया की प्रवृत्ति जो होती है, जैसे संलयन प्रवृत्ति है तो उसका संलयन कराओगे तो ऊर्जा मुक्त होगी, किसी की विखंडन प्रवृत्ति है उसका विखंडन कराओगे तो ऊर्जा मुक्त होगी।
ठीक है। तो क्या मतलब है कि अगर नाभिक अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, मतलब जिनका बी बार उच्च है, क्यों हम जानते हैं प्रवृत्ति क्या होती है, अपने स्थायित्व को बढ़ाने की, अर्थात उत्पाद नाभिक का अगर बी बार ज्यादा आ रहा है एलएचएस से, आरएचएस का बी बार ज्यादा है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे राइट हैंड साइड की बी बार का मान ज्यादा, मतलब यहाँ पे अधिक स्थायी नाभिक हैं, तो उस केस में आरएचएस वाले अधिक स्थायी नाभिक हैं, तो उस केस में क्यू का मान क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं लाइन लिखता हूँ, फिर अपन आपको आंसर समझाता हूँ क्या होंगे इसके। देखिए जैसे अभी आपको समझाया मैंने, यदि उत्पाद के लिए, ठीक है, यदि उत्पाद राइट हैंड साइड, यदि उत्पाद अर्थात आरएचएस, यदि उत्पाद अर्थात आरएचएस की बी बार, आरएचएस की बी बार का मान, आरएचएस की बी बार का मान एलएचएस से ज्यादा है, अर्थात उत्पाद अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है, तो Q बराबर क्या होगा, पॉजिटिव। तो Q बराबर पॉजिटिव। चलो चेक करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं लाइन क्या बता रही है, ये लाइन के लिए बी बार सर्वाधिक है, मतलब उत्पाद इस रेखा के अधिक निकट होना चाहिए। तो चलो देखो पहले अपन देखें, फर्स्ट में a प्लस बी से क्या बन रहा है, c बन रहा है, a प्लस बी से a प्लस बी c आ रहा है, था c इस नाभिक के ज्यादा निकट है, a और b की तुलना में c इस रेखा के अधिक निकट है, मतलब अधिक स्थायी है। तो यस आंसर आ जाएगा फर्स्ट, तो ही जाएगा इस बच्चों, आंसर इज इक्वल टू फर्स्ट। चलो और चेक करें, और कौन सा होगा, सेकंड चेक करें, सी से बन रहा है a प्लस बी, तो सी से a प्लस बी बनेगा तो दूर चलेगा उत्पाद, तो इसलिए ये नहीं आएगा। थर्ड चेक करें, f से बन रहा है 2c प्लस डी, f काफी दूर था, इससे 2c प्लस डी प्राप्त हुए, अर्थात जो उत्पाद है वो इस रेखा के निकट प्राप्त हुआ है, अर्थात यहाँ भी बी बार अधिक आएगा, तो थर्ड आ गया। थर्ड के बाद अपन देखें फोर्थ में बन रहा है f से बन रहा है d प्लस ई, f से बन रहा है d प्लस ई, अर्थात ये उत्पाद इस रेखा के अधिक निकट है f की तुलना में, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं ये भी सही है बिल्कुल फोर्थ। ठीक है, फिफ्थ में d प्लस ई से बन रहा है f, तो d प्लस ई से f बन रहा है, तो उत्पाद नाभिक f है, तो दूर चला गया है तो रेखा से, नहीं ये नहीं आएगा, तो रिजल्ट क्या आ गया, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। आई वो समझ में। अभी बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखें फिफ्थ, आपसे कह रहा है निम्न ग्राफ अनुसार किस नाभिक की अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होगी, अर्थात Q का मान नेगेटिव, Q का मान पॉजिटिव होगा, Q का मान पॉजिटिव होगा, ये निकालना है किसमें Q पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पे इसमें देखिए, अब यहाँ पे क्लियरली आपको सबके बी बार दे रखे हैं आपको, तो आराम से यहाँ पे हम क्या चेक कर लेंगे, Q का मान बी ई आर एच एस माइनस बी ई एल एच एस करके देख लेंगे, किसके लिए पॉजिटिव आ रहा है किसके लिए नेगेटिव आ रहा है, उससे पता चल जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन अपन देखें यहाँ पे, इसमें क्या करना है अपन को, पे पहले फर्स्ट के लिए अपन चेक करते हैं, फर्स्ट के लिए चेक करें, तो यहाँ पे बच्चों देखिए बाइंडिंग एनर्जी हमें निकालना है, यहाँ पे Q का मान निकालना है, तो Q बराबर करना है बाइंडिंग एनर्जी RHS माइनस बाइंडिंग एनर्जी LHS करना है। ठीक है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी RHS माइनस बाइंडिंग एनर्जी LHS करेंगे, तो राइट हैंड साइड में देखिए इसमें क्या है 3A बन रहा है, तो 3A, तो 3 इंटू, चलो A के लिए लिखूं बाइंडिंग, A के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, A के लिए बच्चों A का मान था पे 30 है, और B बार का मान कितना है 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे 30 इंटू 6 करेंगे, 30 इंटू 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर माइनस, अब देखें LHS में यहाँ पे C है, तो C तो एक ही है खैर, और यहाँ पे इसके लिए A का मान 90 है और इसके लिए B बार का मान 7 है, तो 90 इंटू 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन गुणा करके निकाल लेंगे, तो देखो गुणा करके निकाल लेंगे तो ये वाला मान, तो यहाँ से क्या है 3 3 9 6 9 54, ये तो 540 बन जाएगा, और 7 9 63, ठीक है, ये 630 हो गया, तो क्या गया नेगेटिव आ गया, तो पहला वाला मान तो आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही सेकंड भी बता दूं आपको, सारे अपने आप चेक, जो दो में करता हूं बाकी अपने आप चेक करना पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ रहे हैं। चलो सेकंड देखें, सी से बन रहा है A प्लस बी, तो यहाँ से क्यों निकालूं, तो बाइंडिंग एनर्जी RHS, तो जो RHS में कौन है यहाँ पे A और एक B है, तो पहले A के लिए अपन देखें, ये रहा एलिमेंट A, तो 30 इंटू 6 करेंगे इसके लिए मान, 30 इंटू 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, प्लस फिर B भी है यहाँ पे RHS में, B के लिए मान कितना है 60 इंटू 8,
60 इंटू 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर माइनस, अब हम करें LHS, LHS में कौन है यहाँ पे C है, C है तो ये क्या हो जाएगा C के लिए 90 इंटू 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 90 इंटू 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसका मान चेक करेंगे तो जो इसका मान निकल के आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे गुणा भाग कर लो तो आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों प्रत्येक अभिक्रिया में अपन चारों अभिक्रियाओं में चेक कर सकते हैं मान। तो इस पर हम देखेंगे ये जो आंसर आएगा सेकंड एंड थर्ड इनके तो आएंगे पॉजिटिव, ठीक है, इनके तो आएंगे पॉजिटिव, इनके लिए आ जाएंगे नेगेटिव, फर्स्ट एंड फोर्थ के लिए नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चंस पे सॉल्व किए बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे आधारित, ठीक है। और द्रव्यमान शक्ति के भी अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे। तो आज के लिए बच्चों खैर इतना बहुत है। अब बच्चों इसमें चलो एक दो क्वेश्चन थोड़े से आपको और समझा दूं मैं आपको इसमें, जैसे कि मॉड्यूल के अंदर इसमें जो एक्सरसाइज आप देखोगे, एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पे ये एक्सरसाइज नंबर 13 जो है, एक्सरसाइज नंबर 13 में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, चारों करने क्वेश्चन आपको सारों ट्राई करना। चलो पहला दूसरा बता दूं आपको मैं। देखिए क्वेश्चन पहला में कह रहा है कि यहाँ पे फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल अबाउट 3 न्यूक्लियर PQR, अरेंज देम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमें इनको स्टेबिलिटी के घटते हुए क्रम में अरेंज करना है। यहाँ पे आपको PQR ये एलिमेंट दे रखे हैं, इनके लिए A और क्या दे रखी है बाइंडिंग एनर्जी। अपन जानते हैं बच्चों, अपन जानते हैं यहाँ पे स्थायित्व के रूप में दर्शाना है इसको, तो स्थायित्व किससे आता है B बार से। तो पहले हमें सबके B बार निकालने पड़ेंगे, PQR 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 13 की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 13 इसमें पहला क्वेश्चन जो दे रखा है बच्चों इसको सॉल्व करने पे जो पहले क्वेश्चन में P के लिए अपन निकालें, ठीक है। P के लिए निकाल रहा हूँ B बार, तो B बार कैसे निकालते हो B अपॉन A करके, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन A करके। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 100, बाइंडिंग एनर्जी 100 है और इसका एटॉमिक मास नंबर 10 है, तो 100 बटा 10 करने पे कितना आ गया ये 10, ठीक है। ये तो BP आ गया। सेकंड निकालें बच्चों यहाँ पे BQ का मान निकालें, BQ बार इज इक्वल टू, इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी 60 दे रखी है और न्यूक्लियन कितने हैं 5, तो कितने जाएंगे 60 बटा 5 करेंगे तो 12 हो जाएगा ये 12, ठीक है। उसका बच्चों फिर थर्ड अपन देखें, थर्ड यहाँ पे कौन सा है R है, BR का मान निकालें, तो BR का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा 66 बटा 6, तो कितना आएगा 11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो आप देखिए सबसे बड़ा मान किसका रहा है Q का, ठीक है। इसलिए यहाँ जो बाइंडिंग एनर्जी Q है, ठीक है, B बाइंडिंग एनर्जी Q इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी, उसके बाद उससे छोटा R है, उससे छोटा फिर कौन है बच्चों यहाँ पे P। तो यही क्रम स्थायित्व का भी हो जाएगा, अर्थात सबसे ज्यादा स्थायी कौन है Q, उससे कम स्थायी फिर R, उससे कम P, ये हो गया, ठीक है। ये तो अपन ने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में समझा दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि नाभिक अभिक्रिया A से A प्लस B से C प्लस D बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आप बताना है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, मतलब कितनी ऊर्जा मुक्त होगी निकालनी है। तो अपन जानते हैं Q का मान पूछा है, Q वैल्यू का मान, तो अपन जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी RHS माइनस बाइंडिंग एनर्जी LHS ही होता है। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे कौन कौन है, राइट हैंड साइड पे C तथा D हैं, जिनके लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी रखी है B3 एंड B4। तो RHS के लिए क्या निकालेंगे B3 प्लस B4 करेंगे, ठीक है। फिर माइनस LHS के लिए A एंड B है, इनकी बंधन ऊर्जा क्या दे रखी है B1 एंड B2 दे रखी है, तो B1 प्लस B2 कर लेंगे, ठीक है। ये रिजल्ट हो जाएगा। इसका तीसरा और चौथा अपने आप सोल्व करना। अब बच्चों देखो इसके अंदर जितना अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है, मतलब इसके बाद भी चैप्टर ये न्यूक्लियर रिएक्शन वाला पोर्शन बचा हुआ है इसका आगे, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको कल आपको मैं मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मॉड्यूल साथ लेके बैठना, इनमें सारी चीजें अपन मॉड्यूल से ही समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद फिर जितना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर कल, और इस चैप्टर से रिलेटेड मतलब अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद अपन ने यहाँ पे एक्स भी पढ़ लिया है, एक्स के बाद अपन ने ये चैप्टर वाला पोर्शन भी लगभग कंप्लीट सा ही है। तो इसके जो क्वेश्चन हैं इनके आपको टिक करा दूं, तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, उनको अपन डिस्कस भी करेंगे आगे फिर। तो पहले देखिए स्टेज नंबर 1 में जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तो क्वेश्चन यहाँ पे 38 से लेकर 52 तक हैं, एक्सरे क्वेश्चन आपको 53 से लेकर 59 तक दे रखे हैं, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन 60 से लेकर
यहाँ पे 81 तक, तो 81 तक तो क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, ठीक है, ऐसा में। उसके बाद फिर आगे स्टेज 2 में, स्टेज 2 के अंदर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेज 2 के अंदर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसके अंदर ये हो जाएगा 29 तक तो हो गया, 30, क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करने हैं आपको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 से, स्टेज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करने हैं, और 30 से स्टार्ट करके आपको यहाँ पे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 64 तक सारे करने हैं, क्वेश्चन नंबर 64 तक सारे करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे स्टेज नंबर थर्ड, स्टेज नंबर थर्ड में आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन टिक कर रहा हूँ कौन से टिक कर रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, ठीक है, एक्सरे के एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के। रेडियो एक्टिविटी तो अपन आगे पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन उसके टिक नहीं करा रहा, फिर जो बच जाएंगे वो रेडियो एक्टिविटी हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन स्टेज नंबर थर्ड, स्टेज नंबर थर्ड में जो आपको क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 17 से, नहीं 17 से नहीं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएंगे 15 से, क्वेश्चन 15 से। स्टेज थर्ड में क्वेश्चन 15 से आपको स्टार्ट करने हैं, क्वेश्चन 15 से स्टार्ट करके आपको इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन 30 तक सारे सोल्व करने हैं, क्वेश्चन 30 तक सारे करने हैं, ठीक है। उसका फिर जो ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन में ये करने आपको 39, 40, 41, 42, 43, ठीक है, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51, उसके बाद 53, नहीं 51, 51 नहीं 51 भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे 47, 48 के बाद, 48 के बाद आपको करना है यहाँ पे, इसके बाद ये जाएगा 54, 54, 55, उसके बाद फिर 58, 58 के बाद 60, ठीक है, फिर 63, ठीक है, ये करने हैं आपको। उसका फिर स्टेज नंबर 4, स्टेज नंबर 4 में जो क्वेश्चन करने हैं आपको, देखिए फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स नहीं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, उसके बाद फिर 22, 22 के बाद 24, 25, 26, उसके बाद फिर आगे 20 के बाद 30, 32, 32 के बाद फिर 33, 36, 36, उसके बाद फिर 39, 40, 41, 41, 43, 45, 46, 49, 49, इसके बाद फिर 58, 58 के बाद 61, 63, ठीक है। ये तो मेडिकल वाले क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसका फिर इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन टाइम मिले तो उनको भी सॉल्व करना है। इसके क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट, सेकेंड, 5, 8, 10, 13, 15, 21, 25, ठीक है, 15 भी है। उसका फिर 26, 29, 33, 34, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 51, फिर 60, 63, 66, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। चलो खैर आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।